Hello everyone. In previous class, we discussed about what is synchronous machine, its construction, working principle, and the classification of synchronous machine. So in this lecture, we will study about three-phase synchronous generator. It is also known as the alternator. मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अल्टरनेटर के नाम से आएंगे, तो अल्टरनेटर नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अल्टरनेटर मींस सिंक्रोनस जनरेटर, मींस सिंक्रोनस जनरेटर को ही हम अल्टरनेटर बोलते हैं। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज थ्री फेज अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। After this, we will derive the EMF equations of the alternator and study some factors like winding factor, pitch factor and distribution factors. तो इन factors के बारे में हम पढ़ेंगे और इन factors का alternator के working पे क्या effect होता है उसको हम study करेंगे। So the next topic is rating of generator. तो हम देखेंगे कि रेटिंग क्या होती है जनरेटर की और कैसे हम जनरेटर की रेटिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ जनरेटर ऑन नो लोड एंड ऑन फुल लोड और लोडेड कंडीशन। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जनरेटर नो लोड कंडीशन में कैसा बिहेव करता है और ऑन लोड कंडीशन में कैसा बिहेव करेगा बाय यूजिंग द फेजर डायग्राम। ऑन लोड कंडीशन में हम स्टडी करेंगे for resistive load, for inductive load और for capacitive load में अल्टरनेटर का रिस्पॉन्स कैसा होता है वो हम सारे स्टडी करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर। एंड आफ्टर दिस द रेफरेंसेस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। सो इन दिस लेक्चर we will cover all these topics one by one, means in this lecture we will learn about the alternator or a synchronous generator. So let's start. With topic 1, what is synchronous machine? ऑलरेडी हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब हम स्टडी करने वाले हैं सिंक्रोनस जनरेटर का। तो सिंक्रोनस जनरेटर की डेफिनेशन क्या होगी वो निकलती है सिंक्रोनस मशीन से ही। तो सिंक्रोनस मशीन को ही हम जनरेटर या अल्टरनेटर बोलते हैं, बट कब? व्हेन इट इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए हम सिंक्रोनस मशीन को फिर से एक बार स्टडी कर रहे हैं। So the synchronous machine is a doubly excited constant speed energy conversion device. Doubly excited or constant speed is a very important terms regarding synchronous machine, synchronous generator as well as the synchronous motor, which convert one form of the energy to another form. ये तो सिंपल हमारा सिंक्रोनस मशीन का डेफिनेशन हो गया। फिर मशीन जो है वो टू ऑपरेटिंग मोड में ऑपरेट होती है। मशीन को ही हम मोटर बोलते हैं और मशीन को ही हम जनरेटर बोलते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको कि मशीन, मोटर और जनरेटर क्या है। मशीन जो है वो टू ऑपरेटिंग मोड में ऑपरेट होती है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोटर या मोटरिंग मोड, अनदर इज कॉल्ड जनरेटर और जनरेटिंग मोड। सो मशीन क्या होती है? इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विच कन्वर्ट द एनर्जी। फिर मोटर को अगर डिफाइन करना है तो मोटर क्या होगी? मशीन इज कॉल्ड मोटर, मशीन को ही हम मोटर बोलेंगे। कब? व्हेन इट इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो मशीन ही मोटर है जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रही है, तो उसको हम मोटर बोलेंगे। जनरेटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मशीन इज कॉल्ड जनरेटर इफ इट इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर भी मशीन ही है, बट मशीन को जनरेटर कब बोलेंगे? जब वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एनर्जी को।
So what is synchronous generator or alternator? Synchronous generator is a rotating electrical device which converts the energy. The definition of synchronous generator is: synchronous generator is a doubly excited, constant speed electrical rotating device which converts mechanical energy into electrical energy. तो जनरेटर कोई भी हो, चाहे वो हमारा सिंक्रोनस हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो इंडक्शन जनरेटर हो, जनरेटर का फंक्शन क्या होता है? जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सिंक्रोनस जनरेटर है इसलिए डबली एक्साइटेड है और कांस्टेंट स्पीड ड्राइव की कैटेगरी में आएगा। So the synchronous speed formula ns is equal to 120 f by p, where ns is called the speed in rpm, f is called the supply frequency जो कि AC की 50 हर्ट्ज होती है in India, और other countries the value of frequency is 60 hertz and p is equal to number of poles. So this is the definition of synchronous generator. Now the next topic, working principle or principle of operation of the alternator. The working principle of alternator is Faraday law of electromagnetic induction. Means जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। What is electromagnetic induction principle? It is the combination of electrical plus magnetic circuit. So it is called the electromagnetic induction. और it is work on interaction between the rotating magnetic field to the static magnetic field. अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जब हम किसी वाइंडिंग में, फॉर एग्जांपल अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं 3 फेज, तो उससे जो फील्ड क्रिएट होगी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। व्हाई? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, मींस 50 टाइम्स पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिलेगी। तो इससे जो हमारा फ्लक्स है वो हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। अब स्टैटिक मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे मिलेगा या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? सो बाय यूजिंग द डीसी सप्लाई, क्योंकि डीसी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। डीसी इज अ यूनि डायरेक्शनल करंट। क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए उससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इन केस ऑफ अल्टरनेटर और इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, the armature winding is excited by 3-phase AC supply and the field winding is energized by separate DC source. तो जनरेटर के केस में क्या करेंगे हम? जनरेटर के केस में फील्ड वाइंडिंग को डीसी से कनेक्ट करेंगे और आर्मेचर वाइंडिंग में जो इंड्यूस ईएमएफ है उससे हम एसी को लेंगे, क्योंकि जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज द main working principle of the alternator. The rotor winding is energized from DC exciter and alternate and an S pole are developed on the rotor. तो रोटर पे हमारी कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग होती है। पिछले वाली क्लास में हमने देखा कि रोटर पे जो वाइंडिंग होती है वो फील्ड। सिंक्रोनस मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें अपोजिट होता है, मींस बाकी सारी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग जो प्लेस्ड होती है वो रोटर पे होती है, बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन आर्मेचर वाइंडिंग डज नॉट प्लेस्ड ऑन रोटर, इट प्लेस्ड ऑन अ स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन रोटर। और फील्ड वाइंडिंग को हमेशा हम डीसी सोर्स या डीसी एक्साइटेशन देते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को एसी, अगर मोटर है तो, और अगर जनरेटर है या अल्टरनेटर है तो आर्मेचर से हम एसी 3 फेज लेंगे। When the rotor is rotated in anti-clockwise direction by a prime mover, the stator or armature conductors are cut by the magnetic flux of rotor poles. Consequently, EMF is induced in the armature conductor due to electromagnetic induction principle. देखिए हमने क्या किया है, फील्ड को
जो है वो डीसी से एनर्जाइज करके रखा है और प्राइम मूवर से हम उसको घुमा रहे हैं। तो जो हमारा डीसी से जो हमारा फील्ड बनेगा रोटर पे वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट उसको जब हम एक प्राइम मूवर से घुमा रहे हैं तो वो एक्ट ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो जैसे ही वो एक्ट एज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के जो कंडक्टर है उस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, मींस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो यही हमारा मेन वर्किंग प्रिंसिपल है अल्टरनेटर। The induced EMF in alternator is alternating since N and S pole of the rotor alternately pass the armature conductor. The direction of induced EMF can be found by Fleming right hand rule, and frequency is F is equal to Np by 120, where N is equal to speed of rotor in RPM and P is equal to number of rotor poles. तो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है F का फ्रीक्वेंसी का, वो हमने निकाला है Ns is equal to 120 F by P से, जो कि हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। और जनरेटर का जब केस होता है तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, और अगर मोटर का केस होता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। आपको याद रखना है कि जनरेटर इज ऑलवेज राइट, मींस जनरेटर में हम जो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हमने डीसी एक्साइटेशन दिया हुआ है। जब हम उसको एक प्राइम मूवर से घुमाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जिससे कि हमें 3 फेज एसी सप्लाई आउटपुट में मिलेगा। The magnitude of the voltage induced in each phase depend upon the rotor flux, the numbers and positions of the conductor in the phase and the speed of the rotor. So figure 1 show star connected armature winding and DC field winding. तो डायग्राम नंबर जो 1 है इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास है ये रोटर वाइंडिंग है। रोटर वाइंडिंग मींस दिस इज द फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि रोटर में हमने फील्ड वाइंडिंग को प्लेस किया है। तो फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड बाय सेपरेट डीसी सोर्स, एंड आर्मेचर वाइंडिंग से हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा जनरेटर है, अगर ये मोटर होता या मोटर होती तो उसमें हम 3 फेज एसी सप्लाई इसको देते, बट चूंकि ये हमारा अल्टरनेटर है, जनरेटर है, तो हम आर्मेचर से 3 फेज एसी सप्लाई लेंगे। So figure 1 show the star connected armature winding and DC field winding. When the rotor is rotated, a 3-phase voltage is induced in the armature winding. तो ये हमारा 3-phase voltage जो है वो इंड्यूस हो जाएगा फेज ए में E A A डैश, B में E B B डैश, एंड फेज C में जो होगा वो E C C डैश हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास सप्लाई बैलेंस है इसलिए तीनों फेज के बीच का जो एंगल है वो 120 120 120 अपार्ट होगा। The magnitude of induced EMF depend upon the speed of rotation and the DC exciting current. The magnitude of EMF in each phase of the armature winding is the same. However, they differ in phase by 120 electrical as shown in a phasor diagram in figure 2. अभी हमने देखा कि 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल एंगल रहेगा तीनों फेज के बीच में, बिकॉज सप्लाई इज बैलेंस्ड। The next topic is EMF equation of the alternator. Let's consider Z is equal to number of conductors or the coil side in series per phase. Phi is equal to flux per pole in Weber.
P is equal to number of rotor poles and N is equal to rotor speed in RPM. So in one revolution, that is 60 by N second, each stator conductor is cut by P phi Weber. That is d phi is equal to P phi. So dt is equal to 60 by N. So average EMF induced in one stator conductor is equal to d phi by dt is equal to P into phi divided by 60 upon N. By solving this, so we get P phi N by 60 volt. Since there are Z conductors in series per phase, so the average EMF per phase is equal to P phi N by 60 into Z. With the value of N, we know that N is equal to 120 F by P, or Ns is equal to 120 F by P. Put this value, so we get P phi into Z divided by 60 into 120 F by P. By solving the equation, we get 2 F phi Z volts. RMS value of EMF per phase is equal to average value per phase into form factor. फॉर्म फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1.1 बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है. सो पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू पर फेज जो कि हमने अभी निकाली इज इक्वल टू 2f phi into z into फॉर्म फैक्टर 1.11. सो वी गेट 2.22 f phi z volts. So ERMS per phase is equal to 2.22 f phi z in volts, equation number 1. If Kp and Kd are the pitch factor and the distribution factor, Kp is called pitch factor and Kd is called the distribution factor of the armature winding, then ERMS per phase is equal to 2.22 Kp Kd f phi z volts, equation number 2. Sometime the term T per phase rather than conductor per phase are specified. In that case, equation 2 become ERMS per phase is equal to 4.44 Kp Kd f phi into T volts, equation number 3. So this is called the EMF equation of the alternator. The line voltage will depend upon whether the winding is star connected or delta connected. Next is winding factor. We shall discuss two winding factors. Number one is called the distribution factor Kd, also called breadth factor, and number two is called the pitch factor, represented by Kp, also known as the chord factor. So number one, distribution factor Kd. So Kd is the ratio of EMF with distributed winding to EMF with concentrated winding, or we can say that is equal to the phasor sum of coil EMF per phase divided by arithmetic sum of coil EMF per phase. Note that numerator is less than denominator, so that Kd is always less than 1. Expression for Kd, let alpha is equal to slot angle. The value of alpha is equal to 180 degree electrical divided by number of slot per pole, where n is equal to slot per pole per phase. So Kd is equal to, by using the phasor diagram, Kd is equal to AD divided by n into AB is equal to 2 into AX divided by n in bracket 2AY is equal to AX divided by n into AY. Finally, the Kd is equal to OA into sine n alpha by 2 divided by n into OA into sine alpha by 2. So the Kd is equal to sine n alpha by 2 divided by n sine alpha by 2. Note that
and alpha is the phase spread. And diagram number 1 and 2, the phasor diagram of the distribution factor. Since EA is equal to EB and ER is equal to 2EA cos beta by 2. So pitch factor Kp is equal to EMF in short pitch coil divided by EMF in full pitch coil is equal to, put the value, 2 into EA cos beta by 2 divided by 2 into EA. So we get Kp is equal to cos beta by 2. For a full pitch winding, Kp is equal to 1. However, for a short pitching or short pitch winding, Kp is less than 1. Note that beta is always an integer multiple of the slot angle alpha. Next topic is the rating of generator. So question is that why alternator or generator rated in kVA not in kW? The power root 3 VL IL cos phi delivered by the alternator for the same value of the current depend upon the power factor of the load. But the alternator conductors are calculated for a definite current and the insulation at magnetic system are designed for a definite voltage independent of power factor of the load. For this reason, apparent power measured in kVA is regarded as the rated power of the alternator. The next topic is the generator on no load condition or on load condition.
Next, generator on load condition. Before discussing the diagram, the following symbols should be clearly kept in mind. First, E naught is equal to no load EMF. This being the voltage induced in the armature. Hence, it represents the maximum value of induced EMF. Capital E is equal to load induced EMF. It is the induced EMF after allowing for armature reaction. E is vectorially less than E naught by I into XA. Sometimes it is written as EA. तो E naught और E की वैल्यू हमें पता होना चाहिए. E naught हमारे पास क्या है, नो लोड EMF, और E इज इक्वल टू हमारे पास है लोड इंड्यूस EMF. So the first one is called alternator on resistive load condition. तो रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में हम फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेक्टर या स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और उस पर हम रेफरेंस ले लेंगे वोल्टेज. आप देख पा रहे होंगे ये वोल्टेज मैंने ले लिया है. चूंकि हमारे पास जो लोड है वो रेजिस्टिव लोड है, सो इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड द वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो जीरो होता है. और हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं. तो जिस फेज पे मैंने वोल्टेज बनाया है उसी फेज पे मैं एक करंट I बना दूंगा. अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉसेस बनाना है IA इंटू RA. तो IA इंटू RA लॉसेस जो होंगे वो हमारे करंट के साथ सेम फेज में होंगे. तो ये हमारा करंट है, इसके साथ हमने सेम फेज में ये IA इंटू RA लॉसेस ड्रॉ कर दिए. अब चूंकि हमारे पास लोड लगा हुआ है तो IA XL लॉसेस होंगे हमारे पास. तो ये IA XL लॉसेस, अब ये IA XL लॉसेस हमने परपेंडिकुलर क्यों बनाए हैं, तो बाय यूजिंग दी पावर ट्रायंगल और इम्पीडेंस ट्रायंगल हमें पता है कि जो हमारे रेजिस्टिव लोड होता है उस पर परपेंडिकुलर हमारा जो है वो रिएक्टिव लोड बनता है, या हम बोल सकते हैं RA से परपेंडिकुलर हमारा XL बनेगा जब हम पावर ट्रायंगल से देखेंगे. तो ये हमारा XL हमने ड्रॉ कर दिया. अब जो हमारा XL है तो ओरिजिन से अब हम एक रिजल्टेंट लाइन खींचेंगे और XL तक I इंटू XL तक मिलाएंगे. तो ये हमें जो मिल गया ये हमें यहाँ पे E मिल जाता है. अब इस पे हमें IA इंटू XA लॉसेस भी बनाने हैं. तो IA इंटू XA सेम IA इंटू XL के फॉर्म में या उसी के सेम फेस में रहेंगे. तो मैंने और उस लाइन को आगे बढ़ा दिया और ओरिजिन से फिर इस लाइन को मिला दिया. सो वी गेट दी E नॉट, वैल्यू ऑफ E नॉट और दी E नॉट वेक्टर. तो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टिव लोड कंडीशन, और वी कैन से दैट यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन. अब इसमें I इंटू XA और I इंटू XL के कॉम्बिनेशन को हम I इंटू XS बोलते हैं, वेयर XS इज कॉल्ड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, XA इज कॉल्ड द आर्मेचर रिएक्टेंस एंड XL इज कॉल्ड द लोड रिएक्टेंस. तो अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है तो ऐसे ही अब हम इंडक्टिव लोड पे बनाएंगे और कैपेसिटिव लोड पे फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. इंडक्टिव लोड में क्या होगा, करंट है जो वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा, और कैपेसिटिव लोड में करंट जो है वोल्टेज को लीड करेगा. चलिए देखते हैं.
So this is the diagram for leading power factor, or we can say that for capacitive load. इसमें भी हमें वेक्टर सबसे पहले V बना लेना है। उसके बाद अब जो हमारा करंट है वो वोल्टेज को लैग ना करके वोल्टेज को लीड करेगा बाय सम एंगल, उस एंगल को हमने लिख लिया है फाई। फिर हमें क्या करना है, IA इंटू RA लॉसेस बनाना है, ड्रॉ करना है, तो वो हमेशा सेम फेस में रहता है करंट के साथ, तो मैंने ये करंट के साथ सेम फेस में बना लिया। इस पर परपेंडिकुलर मेरे जो है वो एक्सएल लॉसेस ड्रॉ होंगे। तो पहला वाला जो है वो I इंटू एक्सएल है, ये लोड का है, और दूसरा I इंटू एक्स है, ये आर्मेचर का है। फिर हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर E और दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर E नॉट मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फेजर डायग्राम। और I इंटू एक्स ए और I इंटू एक्सएल के कॉम्बिनेशन को हम I इंटू एक्सेस बोलते हैं, वेयर एक्सेस इज कॉल्ड दी सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ द अल्टरनेटर। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप लोग इसको ड्रॉ करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हैं। So V is equal to terminal voltage. It is vectorially less than E naught by I into ZS, or it is vectorially less than E by IZ, where Z is equal to under root of R square plus XL square. It may also be written as ZA. ZA is called the armature impedance. I is equal to armature current per phase and phi is equal to load power factor angle. In a figure 1a, show the case of unity power factor, अभी हमने study किया. Figure 1b for lagging power factor and figure 1c for leading power factor. All these diagrams apply to one phase of the three-phase machine. Diagram for the other phases can also be drawn similarly. मतलब अभी हमने जो फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम बनाया हुआ है वो केवल एक फेज के लिए बनाया है। हम बाकी रिमेनिंग फेज के लिए भी सेम तरीके से वेक्टर डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द रेफरेंस। So these are the references of this presentation.